उसके बाद में बात करूंगा। तो अब कहते हैं कि अब उनसे पूछो, अच्छा ये बताइए बिग बैंग जब हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो उससे पहले क्या था? तो क्या कहते हैं, ये सामान्य आदमी नहीं कहता, स्टीफन हॉकिंस भी ये कहते हैं कि ये मत पूछो, ये प्रश्न बेकार है, क्योंकि उससे पहले तो टाइम ही नहीं था, तो प्रश्न ही बेकार है। हम पूछें कि उसका साइज क्या था, तो कहते हैं ये भी मत पूछो, उस समय स्पेस ही नहीं था, तो साइज क्या था? तब क्या था? इस पर मित्रा साहब ने कमेंट किया है कि ये शरारतपूर्ण उत्तर है, फिलोसॉफिकल उत्तर है। मैंने जो 12 प्रश्न किए हैं उसमें एक प्रश्न यह भी है, और मैंने अपना कमेंट किया है, मित्रा साहब का कमेंट उसमें है जो उन्होंने मॉस्को में पढ़ा जून में, और मेरा कमेंट मैंने फरवरी में लगभग भेजे थे 4 प्रश्न। तो मैंने कहा कि ये मत पूछो कि उससे पहले क्या था, क्योंकि उस समय टाइम नहीं था, ये बिग बैंग थ्योरी वालों की दादागिरी है। तो मैंने पहले ये प्रश्न किया था, और ये प्रश्न ही मित्रा साहब ने, यही कमेंट मित्रा साहब ने जून में किया है। आप किसी माननीय अशोक जी आर्य और माननीय डॉक्टर रामेश्वर जी अमेटा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़, मंच पर पधारे, मंच पर। तो स्पेस, अब उनसे यहां पूछो बिग बैंग हुआ, चलिए शून्य में हो गया, मान लीजिए शून्य में हुआ दुर्जन तोष न्याय से, फिर वो अंदर से जो पदार्थ निकला, किसके अंदर से ये पता नहीं किसी को, शून्य में तो कोई होता नहीं है, किसके अंदर, तो वो पदार्थ वहां से कहां फैल के गया, क्योंकि आकाश तो था नहीं, जब जीरो ही था, आकाश तो था ही नहीं, बाहर क्या था, क्या कुछ था, स्पेस नहीं था, तो पदार्थ कैसे फैला, और किसने फैला है? वो कहते हैं डार्क एनर्जी की कल्पना की। हमने प्रश्न किया डार्क एनर्जी क्या होती है? अच्छा, डार्क एनर्जी से फैला, ठीक है, मान लीजिए डार्क एनर्जी कहां थी, वो भी शून्य में समाई थी कि बाहर थी? डार्क एनर्जी को मानते रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव एनर्जी, वो प्रतिकर्षित करती है। अगर डार्क एनर्जी वैसे जीरो है, लेकिन मैं मान लेता हूं इसमें विस्फोट, अगर इसके बाहर रिपल्सिव फोर्स लगाए, प्रतिकर्षण बल, तो ये विस्फोट होगा ही नहीं। इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। अगर आकर्षण बल हो, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, विस्फोट हो सकता है, इधर से खींचेंगे, विस्फोट हो सकता है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स कभी भी बाहर से विस्फोट नहीं कर सकता। अब कहीं डार्क एनर्जी भी जीरो के भीतर घुसी हुई थी, तो बताइए, पहले तो जीरो में नहीं रह सकती, हम पहले ही बता चुके, लेकिन मान लीजिए जीरो नहीं, कुछ पॉइंट पार्टिकल स्टीफन हॉकिंस कह रहे, फिर एटम के साइज का कह रहे, वो वही था, तो डार्क एनर्जी उसके भीतर थी, भीतर विस्फोट हो सकता है, लेकिन भीतर थी तो विस्फोट पहले से क्यों नहीं हुआ? वो बंधाई कैसे गया, बंधाई कैसे रहा? कहते हैं पहले ग्रेविटेशन फोर्स प्रबल था, वो बांधे हुए था, फिर डार्क एनर्जी प्रबल हुई तो विस्फोट हो गया। पहले ग्रेविटेशन फोर्स प्रबल था, फिर डार्क एनर्जी प्रबल हुई, किसने किया? ये परिवर्तन कैसे हुआ? ग्रेविटेशन फोर्स की जगह पर डार्क एनर्जी कहां से आ गई?
अगर ग्रेविटेशन के फोर्स के साथ ही डार्क एनर्जी थी, तब भी वो दोनों को बैलेंस में रहना चाहिए था। ग्रेविटेशन सदैव आकर्षण होता है और डार्क एनर्जी उनके अनुसार प्रतिकर्षण ही होता है। अगर ये दोनों अंदर भरे थे तब भी विस्फोट नहीं होना चाहिए था। तो हमारा पहला प्रश्न कि जब, अच्छा दूसरी बात, स्पेस नहीं था, एनर्जी किस फॉर्म में थी? एनर्जी किस रूप में थी? अनंत ताप। अनंत ताप में कितने क्वांटाज रह सकते हैं? टेम्परेचर की घात 3 उसका समानुपाती होता है कितने फोटॉन्स किसी एक निश्चित आयतन में रहते हैं। अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर घन हो जाए, 3 डिग्री है उसका 27 डिग्री हो जाए, तो अंदर समाये फोटॉन्स की संख्या 3 गुनी हो जाती। नहीं, 27 गुनी हो तो उसका टेम्परेचर 3 गुना बढ़ता है। अब इनफाइनाइट टेम्परेचर था तो उसके अंदर फोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स के रूप में थी ऊर्जा, तो उसमें फोटॉन्स की संख्या इनफाइनाइट होगी। अब वो कहते हैं मास भी था। मास कितना था? इनफाइनाइट। फोटोन कितने थे? अनंत। और मास कितना था? वह भी अनंत, दोनों अनंत। उसके बाद क्या हुआ? पहले तो विस्फोट ही नहीं हो सकता, पहली बात समा नहीं सकता बिना स्पेस टाइम के। अच्छा, दूसरी बात, एनर्जी का अर्थ क्या है? रिचर्ड पी फाइनमैन, जिनको 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला पार्टिकल फिजिक्स पर काम करने के लिए, अमेरिका के थे, उन्होंने लिखा है हम नहीं कह सकते एनर्जी क्या है। मुझे बहुत प्रिय लेखक है, उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने का साहस किया है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते फोर्स क्या है और हम नहीं जानते इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। मान लीजिए एनर्जी उसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी, क्यों डॉक्टर साहब? फ्रीक्वेंसी का अर्थ आवृत्ति, हिंदी में आवृत्ति। आवृत्ति जब होगी जब उसमें एक्शन होगा, कोई क्रिया हो रही होगी, गतिशीलता होगी, और गतिशीलता होगी स्पेस होने पर ही। स्पेस नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट थी। स्पेस नहीं है यह मैं मानता हूं। वैज्ञानिक कहते हैं एक जगह एक ही कण समा सकता है लेकिन वेव्स कई समा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेस भी तो होना चाहिए वेव्स के लिए। क्या वेव्स के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं? मैंने प्रोफेसर मंडल साहब के, एन के मंडल, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर हैं और इंडिया के न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी के हेड हैं, उनसे भी पूछा, प्रोफेसर AR राव से भी पूछा, भंडारी साहब जो भारत के बहुत बड़े गृह वैज्ञानिक हैं, उनसे भी बात हुई कि क्वांटाज के लिए, फोटॉन्स के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? स्पेस तो चाहिए, पर स्पेस तो था ही नहीं पहले तो, फिर भी सब कुछ था। चलिए ऊर्जा के लिए स्पेस नहीं चाहिए, क्या मास के लिए भी स्पेस नहीं चाहिए? कोई उत्तर नहीं है। जब स्पेस नहीं था तो ये कैसे आई? फिर मैं इसको हिलाता हूं, अगर इसको चारों ओर से पैक कर दिया जाए तो आप हिला सकेंगे इसको? अगर स्पेस नहीं है तो नहीं हिलेगा। हिलाने गति के लिए स्थान चाहिए। जब बिग बैंग हुआ, होने से ठीक पूर्व स्पेस टाइम दोनों ही, अच्छा दूसरा टाइम नहीं हो तो कोई क्रिया संभव है क्या? तब भी संभव नहीं।
स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, इसका मतलब कोई क्रिया भी नहीं थी, कोई गतिशीलता नहीं थी, तो विस्फोट कैसे हुआ? आप पटाखा चलाएंगे तो अंदर पहले क्रिया होगी, उसके बाद विस्फोट होगा। विस्फोट क्रिया का विस्फोटक रूप है, भयंकर रूप है, वही तो विस्फोट है। विस्फोट के लिए नहीं बल्कि हलचल के लिए भी स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, दोनों ही नहीं थे। विस्फोट कैसे हो सकता है? किसमें हुआ? पटाखा बहुत तेज से चला लेकिन बारूद तो कुछ भी नहीं थी, चल गया। और फिर क्या हुआ? विस्फोट के 10 के घात -43 सेकंड बाद क्या होता है ये देखिए। 1/1 लिख करके नीचे वाले 1 के आगे 43 शून्य लगा दो, अथवा 1 के आगे 43 शून्य लगा के इसमें इसका 1 में भाग दे दो, इतना सेकंड। गणना बहुत मुश्किल है। प्लांक टाइम, इतने टाइम पर क्या होता है? मैं नहीं कह रहा, साइंस कहता है। टेम्परेचर वो इनफाइनाइट था, वो टेम्परेचर 10 की घात 32 केल्विन हो गया। जो 10 की घात अनंत था वो आकर के रुका 10 की घात 32 पर। और उस समय मैं प्रमाण इसलिए नहीं दे रहा, सारा लिखा हुआ है, बहुत टाइम लगे, लिख के लाए। आप पूछें कहां लिखा है तो मेरे पास सब मेरे पास है कॉपी में, ये कहां लिखा हुआ है। ये तो सर्वज्ञात है। पर एक ये अमेरिका की एक पुस्तक लिखी है, मैं बता दूंगा, चाहे तो कोई पूछना चाहे तो देख सकते हैं। उस समय 10 की घात -43 सेकंड बाद इस पदार्थ का जिससे ब्रह्मांड बना है उसका टेम्परेचर था 10 की घात 32 और उसका आयतन क्या था, आकार क्या था? 10 की घात -15 मीटर, एक न्यूक्लियस के आकार। 10 की घात -15, 1 के आगे 15 शून्य लगा दो, उसका 1 में भाग दे दो, इतने ग्राम। और उस समय घनत्व क्या था? डेंसिटी पहले अनंत थी, घनत्व अनंत था। और फिर कितना हो गया? 10 की घात 94 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml में वजन था समय, 1 के आगे 94 शून्य लगा दे, इतने ग्राम। किलोग्राम बनता है 10 की घात 97 किलोग्राम मीटर क्यूबिक। तो उसका आयतन कितना होता है? 10 की घात -45 घन मीटर आयतन था। जो जीरो था वो आयतन बढ़ के कितना हुआ? 1 के आगे 45 शून्य लगा दो, उसका एक में भाग दे दो, इतने घन मीटर। तो उसमें मास कितना हुआ? घनत्व में आयतन का गुणा कर दो। मास द्रव्यमान होता है 10 की घात 52 किलोग्राम। उसका समय वजन कितना था? 10 की घात 52 किलोग्राम। और किस वेग से फैला? उसकी स्पीड क्या थी फैलने की? तो स्पीड जीरो टाइम पर है, जीरो। तो 10 की घात -43 सेकंड में कितना फैला है? 10 की घात -15। तो उसकी गति क्या हुई? किस वेग से चला? 10 की घात 28 मीटर प्रति सेकंड। किस वेग से पदार्थ फैला? 10 की घात 28 मीटर प्रति सेकंड। और आइंस्टीन क्या कहते हैं, सारा संसार मानता है कि 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा किसी की भी गति नहीं हो सकती। प्रकाश वेग से गति से कोई भी पदार्थ नहीं चल सकता, तो ये प्रकाश वेग से 10 की घात 20 गुना तेज कैसे पदार्थ निकला? इसके उत्तर में येल विश्वविद्यालय यूएसए के एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर
जॉन ग्रिविन ने लिखा है कि इस वेग से तो नहीं फैल सकता, परंतु फैला इसलिए पदार्थ नहीं फैला बल्कि स्पेस ही फैला। स्पेस ही, जैसे एक चद्दर पर एक चींटी चल रही है, कीड़ी चल रही है, और कीड़ी चल रही है धीरे धीरे। आपने क्या किया, चद्दर ही फैला दी तेज से, तो कीड़ी उछल के दूर गिर गई। चद्दर की गति तेज हो सकती है, कीड़ी की गति तेज नहीं हो सकती, मान लिया। इसका मतलब स्पेस कोई चद्दर के समान है जिसको किसी ने फैलाया है। एक बात सिद्ध हुई। दूसरी बात, स्पेस की गति आइंस्टीन के रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रतिकूल भी है। दूसरी बात। तीसरी बात, स्पेस ही फैल रहा है, और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि गैलेक्सियां दूर भाग रही हैं। यह भ्रम कहां से हुआ, ये भ्रम कहां से हुआ ये मैं बताऊंगा। गैलेक्सियां दूर भाग रही है, किस वेग से भाग रही है? प्रकाश गति से भी तेज भाग रही है, क्योंकि गैलेक्सियां असल में नहीं चल रही, वो चद्दर फैल रही है तेजी से, वो आकाश फैल रहा है। तो आकाश फैलेगा तो इसके भीतर के अणु परमाणुओं के बीच का आकाश भी फैलेगा। मेरे आपके नाड़ी, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा सब फैलेंगे। एटम का साइज बदल गया होता, इलेक्ट्रॉन का साइज बदल गया होता, क्वार्क के मॉडल फेल हो जाता, सब फैल के बिखर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटम का साइज, जब से एटम बना है, शायद जहां तक मेरा अनुमान है 3 मिनट में एटम अथवा न्यूक्लियस बन गया था, उनके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, बिग बैंग के अनुसार। तो 3 मिनट बाद जो एटम बना था, इलेक्ट्रॉन बना था, प्रोटॉन बना था, उनका जो उस समय साइज था वो आज भी वही साइज है। अगर गैलेक्सियां स्पेस के फैलने से बहुत तेज भाग के दूर हो सकती हैं, तो एटम के इलेक्ट्रॉन भी भाग करके दूर हो सकते हैं, बिखर सकते हैं। और अगर नहीं बिखरेंगे तो एटम का स्वरूप बदल जाएगा, उसके गुण बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, चाहे उनके बीच में कितना ही प्रबल बल हो। आज संसार में सबसे बड़ा जो बल माना जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो 2 क्वार्कों के बीच में जो फोर्स है सबसे बड़ा माना जाता है। अलग करने के लिए 16 क्विंटल वजन की जरूरत है। क्वार्क होता कितना है? मैं थोड़ा एटम की बात भी कर लूं, क्योंकि सभी फिजिक्स नहीं जानते। आप कल्पना करिए कि हमारे बाल की नोक आप देखिए किसी बड़े लेंस से तो कितनी छोटी दिखेगी। अगर मान लीजिए इस बाल की नोक 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा हो, शायद इतना ही होगा, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा। तो इस बाल की नोक पर 10 अरब लोग, और हम बाल की नोक के बराबर होते मनुष्य, तो सारी दुनिया के 7 अरब लोग बाल की नोक पर बैठ करके ये सत्संग कर सकते थे। इतना छोटा होता है एटम, और उस एटम का 10 खरम्मा हिस्सा लगभग न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस का इसका कोई साइज नहीं दिया उसका क्वार्क का, पर हम ये मान लें कि उस न्यूक्लियस से भी कई गुना छोटा क्वार्क होता है, और उन 2 क्वार्क को खींचने के लिए 16 क्विंटल वजन चाहिए, कितना भी चाहिए। लेकिन जब उनके बीच में स्पेस तो है, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे कण नहीं हो सकते जिनके बीच में स्पेस नहीं होगा, और स्पेस है और स्पेस फैलेगा तो क्वार्क भी बिखर के अलग हो गए होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, मीजॉन्स का अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन आज है। तो गैलेक्सियां फैल रही हैं, ये भ्रम कैसे हुआ?
आइंस्टीन इस बात को नहीं मानते थे